नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 42 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज जो अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 51। तो दोस्तों, आज 42 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर भी करते रहे। और दोस्तों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में जो प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो आपकी तैयारी को और भी शानदार बनाएंगे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1 देखे दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में मैं आपको सीधा बता दूं कि इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बहुत से प्रश्नों में इसको आपको अलग फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे किसे आनुवांशिक अक्षय निधि यानी ज़्यादातर ये आनुवांशिक रूप से ही डिपेंड होती है, ये किसे जाना जाता है, ये यहाँ पे ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों इसमें सहनशीलता, एंडोरेंस, समन्वय, योग्यता, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी या लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी या गति जिसे स्पीड के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आनुवांशिक अक्षय निधि इसका मतलब सीधा ये हुआ कि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर ये आनुवांशिक रूप से डिपेंड होती है, यानी इसे बहुत कम प्रशिक्षण देकर बढ़ाया जाता है। ये कौन सी यहाँ पे गामक योग्यता रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति यानी स्पीड जिसे आनुवांशिक रूप से डिपेंड होती है, इसे प्रशिक्षण के द्वारा बहुत ही कम इसमें वृद्धि की जा सकती है, और वो भी नामात्र के रूप से इसमें 10% के आसपास ही इसमें बढ़ोतरी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसमें फैक्ट के रूप में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे कि गति सबसे कम प्रशिक्षणीय होती है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों, ये भी प्रश्न के तौर पर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे कि गति सबसे कम प्रशिक्षणीय होती है। गति को ज़्यादातर प्रशिक्षण के द्वारा नहीं बढ़ा सकते, इसमें मात्र 10% ही वृद्धि होती है। इसके अलावा गति क्या होती है या चाल क्या होती है, तो यह समय के सापेक्ष दूरी होती है। कम से कम समय में कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो वो गति कहलाती है। और गति के लिए FTF फाइबर चाहिए यानी फास्ट ट्विच फाइबर चाहिए। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात है। फास्ट ट्विच फाइबर यह गति के निर्माण के लिए या गति के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए अपना प्रश्न नंबर 2 अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। यहाँ पे गति कार्य में भार की तीव्रता का मापन इकाई कौन सी होती है। दोस्तों, गति कार्य के दौरान जो भार की तीव्रता की मापन की जो इकाई होती है ये क्या होती है, ये पूछा गया है। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति कार्य में भार की तीव्रता मापन की इकाई कौन सी होती है, तो मीटर पर सेकेंड, किमी प्रति घंटा या AB दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। और इसका इजी आंसर भी रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न भी है पहले कि गति कार्य में भार की तीव्रता यानी गति को किसके रूप में मापा जाता है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड भी नाप सकते हैं छोटी दूरी की दौड़ों में, और किमी प्रति घंटा बड़ी दूरी के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों A और B दोनों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। और दोस्तों, इसमें अगर अपन एक्स्ट्रा रूप में देखें इसके फैक्ट के रूप में, तो तेज़ गति के लिए पैरों की शक्ति इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, यहाँ पे तेज़ गति के लिए किसकी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैरों की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और चक्रीय खेलों में गति महत्वपूर्ण होती है। चक्रीय खेल कौन से होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो वो खेल जिसमें अपना शरीर बार बार मूवमेंट करता है, जैसे अपन फुटबॉल में देखते हैं कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, तो ये अपना यहाँ पे चक्रीय खेल होते हैं इनको। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड का काम होता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद भी आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहें। पेस दौड़ का संबंध किस गामक योग्यता से, दोस्तों पूछा गया प्रश्न है पहले कि पेस दौड़ का संबंध है वो कौन सी गामक योग्यता से रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि शरीर में कितनी गामक योग्यताएं पाई जाती है, तो वो 5 गामक योग्यताएं पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। इनमें से 4 गामक योग्यताएं यहाँ पे दी गई है, और 5वीं जो गामक योग्यता होती है वो समन्वय योग्यता रहेगी, जिसे अपन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं।
तो दोस्तों पेस दौड़ किसे बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पेस दौड़ के रूप में मैं आपको बताऊँ तो इसे स्प्रिंट रेस के नाम से अपन जानते हैं पेस दौड़ों को। तो पेस दौड़ के लिए कौन सी काम की योग्यता यहाँ पे काम आएगी, तो इसका सीधा आंसर अपने को आराम से इसका समझ में आता है कि ये गति के रूप में पेस दौड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। देखिए दोस्तों, गति कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे दोस्तों गति जिसे अपन चाल बोलते हैं, ये गति कितने प्रकार की रहेगी दोस्तों, तो यहाँ पे 8, 5, 4, 2 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों। गति जिसे अपन स्पीड के नाम से जानते हैं, मोटर कंपोनेंट्स का पहला और इम्पोर्टेंट भाग होता है वो स्पीड होती है, तो ये कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्न नंबर 4 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है गति 5 प्रकार की होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब गति 5 प्रकार की कौन सी रहने वाली है वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गति कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की। अब उनमें से कौन सी गति रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात यह रहेगी, पहला प्रतिक्रिया योग्यता जिसे अपन रिएक्शन एबिलिटी बोलते हैं। दूसरा जो गति का प्रकार आता है वो चाल गति जिसे अपन मोमेंट स्पीड, तीसरा आता है उसे एक्सेलरेशन स्पीड के रूप में जानते हैं, और चौथे जो गति का प्रकार आता है उसे प्रचलन गति लोकोमोशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं, और लास्ट आता है वो गति सहनशीलता यानी स्पीड एंडोरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये गति के 5 प्रकार होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 5 अपना, गति सहनशीलता का निर्धारक कारक कौन सा नहीं है। दोस्तों गति सहनशीलता जो कि गति का 5वां भाग है जिसे अपन स्पीड एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, गति सहनशीलता, इसका निर्धारक कारक कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं रहेगा, तो तकनीक, लचीलापन, बफर क्षमता या विस्फोटक शक्ति, इनमें से कौन सा गति सहनशीलता जिसे अपन इंग्लिश में स्पीड एंडोरेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों, यानी थकान की स्थिति में भी अपन गति से कार्य करें वो स्पीड एंडोरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो स्पीड एंडोरेंस के निर्धारक के लिए कौन सा कारक नहीं है, तो तकनीक। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन होगा ये अपने को यहाँ पे बताना है, तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तकनीक भी स्पीड एंडोरेंस के निर्धारक में काम आती है, बफर क्षमता और विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी इसमें काम आती है। अब दोस्तों इसके जो फैक्ट के रूप में अगर अपन इसको देखें तो इसका आंसर तो अपन यहाँ पे लचीलापन लगा लिया, लेकिन इसमें गति सहनशीलता के निर्धारक तत्व तो कौन सा नहीं है ये अपन ने देख लिया। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंट दौड़ सदैव वजन प्रशिक्षण के द्वारा अच्छी होती है दोस्तों। स्प्रिंट दौड़ होती है जो गति की दौड़ होती है वो प्रशिक्षण कौन सा काम आता है, तो उसमें वजन प्रशिक्षण यानी वेट ट्रेनिंग के द्वारा स्पीड ट्रेनिंग को अपन अच्छी प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। दूसरा विंड स्प्रिंट, विंड यानी हवा से जो गति होती है इस गति का प्रचलन योग्यता विकसित करने के लिए काम में आते हैं, यानी अपन जो हवा में गति करते हैं उछल के या और कुछ तरीके से, तो वो प्रचलन योग्यता विकसित की जाती है। उससे प्रचलन योग्यता कौन सी होती है, तो गति का चौथा प्रकार होता है वो प्रचलन योग्यता या प्रचलन गति होती है। इसके विकास के लिए भी अपने को विंड स्प्रिंट दौड़ों का, विंड यानी हवा और स्प्रिंट यानी हवा के सम्मुख, यानी हवा इधर से जा रही है तो अपने को इसी तरफ दौड़ना चाहिए, तो अपनी जो कौन सी गति में विकास हुआ तो वो प्रचलन गति डेवलप होगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों अपना अगला प्रश्न, लचीलापन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे लचीलापन कितने प्रकार का, तो लचीलापन जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अपने को ध्यान रखना है। लचीलापन को अपन फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें कितने प्रकार का होता है लचीलापन, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लचीलापन वो 2 प्रकार का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि लचीलापन 2 प्रकार का होता है। उसमें से पहला प्रकार अपने यहाँ पे पैसिव लचीलापन और दूसरा एक्टिव लचीलापन होता है। अब दोस्तों इसमें भी जो एक्टिव लचीलापन होता है ये 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे कौन कौन सा, तो एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लचीलापन कितने प्रकार का हुआ, तो एक पैसिव और दूसरा एक्टिव लचीलापन, और उनमें से भी जो एक्टिव लचीलापन है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अब दोस्तों यहाँ पे पैसिव लचीलापन कौन सा होता है,
अपन किसी का सहारा लेकर, मान लो ये अपने हाथ है, ये अपने हाथ है, इन हाथों को अपन किसी दूसरे व्यक्ति अपने हाथों को ऊपर की तरफ भेजता है तो ये पेशिव लचीलापन हो गया। यानी अपने हाथों को ऊपर की तरफ ये खिसका रहा है तो ये पेशिव लचीलापन। और अपन अगर खुद के खुद ही अपने हाथों को मूवमेंट करा रहे हैं तो वो एक्टिव लचीलापन होगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना अगला प्रश्न, लचीलापन को विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है ये पूछी गई है। सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो बैलिस्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड या फिर फास्ट स्ट्रेच मेथड। अब यहाँ पे दोस्तों लचीलापन, इससे पहले मैं अपने को बताऊँ कि दोस्तों ये सभी लचीलापन विकसित करने की विधि है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी विधि पूछी गई है वो कौन सी रहेगी, तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं मंद खिंचाव और स्थिर व्यायाम विधि। मंद खिंचाव और स्थिर व्यायाम विधि ये स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड रहेगी दोस्तों, जिसे अपन 3 से 5 सेकंड के लिए किसी भी अंग को अपन होल्ड करके रखते हैं, एक जगह स्थिर करके रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इसके फैक्ट के रूप में अगर देखें तो इसमें ये निकल के आ रहा है कि उपरोक्त सभी विधियाँ लचीलापन विकसित करने की विधि है दोस्तों। जितनी भी ये विधि है ये सभी लचीलापन विकसित करने की विधि रहेगी, लेकिन इनमें सबसे अच्छी विधि वो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड रहेगी दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8 रहेगा PNF का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों यहाँ पे PNF का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इस पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी क्लासों का डेली फ़ायदा उठा के आप अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, PNF का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। PNF का पूर्ण रूप प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अब दोस्तों ये होता क्या है PNF, तो ये अपने शरीर में जोड़ों में और मांसपेशियों में पाया जाता है। जैसे अपन हवा में गेंद है और इसको बिना देखे अपन डायरेक्ट उसको कैच कर लेते हैं, तो ये PNF अपने यहाँ पे काम कर रहा है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब PNF दोस्तों यहाँ पे कौन सी विधि में काम आता है वो भी मैं आपको बता दूँ, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी PNF ये लचीलापन विकसित करने की पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि। यहाँ पे पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि इसमें PNF काम आता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो लचीलापन विकसित करने की कौन सी विधि, पोस्ट आइसोमेट्रिक एंड होल्ड मेथड है। इस विधि में PNF अपने यहाँ पे काम आएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि PNF कौन सी विधि में काम आता है, तो वो पोस्ट आइसोमेट्रिक एंड होल्ड मेथड में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना लचीलापन को मापने की गतिविधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट यानी मापने की विधि कौन सी है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 में सिटअप, शॉर्ट जंप, सिट एंड रिच उपरोक्त सभी कौन सी विधि के द्वारा, यहाँ पे कौन सी गतिविधि के द्वारा अपन फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे माप सकते हैं, तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिट एंड रिच टेस्ट या गतिविधि के द्वारा अपन फ्लेक्सिबिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों यहाँ पे लचीलापन विकास का प्रभाव कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट हो जाती है तो इसका प्रभाव शरीर में कौन सा देखने को मिलेगा ये पूछा गया है। तो लचीलापन विकास का प्रभाव कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों अपने को यहाँ पे कौन सा रहेगा, चोटों से बचाव मिलती है, गति का विकास होता है, ऊर्जा की बचत होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि फ्लेक्सिबिलिटी विकास का प्रभाव कौन सा है, यानी शरीर में लचीलापन अगर विकसित हो जाता है तो अपने को क्या लाभ मिलेगा या इसका कौन सा फ़ायदा रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उपरोक्त सभी। यानी अपने यहाँ पे चोटों से बचाव भी मिलता है, गति का विकास होता है और ऊर्जा की बचत भी होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसको फैक्ट के रूप में और देखें अपन यहाँ पे इसका सीधापन, तो लचीलापन के लिए व्यायाम के लिए खिंचाव का धीमा रूप होना चाहिए। यानी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए अपने खिंचाव का रूप कैसा होना चाहिए, तो वो धीमा होना चाहिए, यानी स्लो स्ट्रेच मेथड के रूप में अपन यहाँ पे काम में लेते हैं।
लचीलापन विकास के लिए मांसपेशीय खिंचाव व्यायाम होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी अगर डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने को यहाँ पे क्या काम में लेना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे मांसपेशियों में खिंचाव या स्ट्रेच को डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर रहेगा, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकत्रित होने की योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे अपने को यहाँ पे पूछा गया है कि शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकत्रित होने की योग्यता क्या कहलाती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे लचीलापन, गति, समन्वय, योग्यता या संतुलन। तो दोस्तों अगर इसको शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो शरीर के अंगों की गति के दौरान, यानी अपन कोई भी काम कर रहे हैं और उसके दौरान अपने को पूरे शरीर के अंगों का सही तरीके से काम हो रहा है, एक साथ एकत्रित यानी मिलके काम कर रहे हैं, तो वो कौन सी योग्यता कहलाएगी। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है समन्वय योग्यता, जिसे अपन कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है, ये समन्वय योग्यता, ये शरीर के सभी अंगों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके रूप में अगर नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं अपन, तो प्रश्न नंबर अपना अगला रहेगा प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा समन्वय योग्यता कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है, ये कितने प्रकार की होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो 10, 9, 8, 7। इससे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ये 1980 के दशक से पहले इसको अपन एजिलिटी यानी चपलता के रूप में जानते थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी समन्वय योग्यता को दूसरा नाम चपलता भी रहेगा, जो 1980 के दशक के पहले चपलता के रूप में जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, समन्वय योग्यता यानी शरीर के सभी अंगों का मिलकर काम करना कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहलाती है, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्न नंबर 12 ये 7 प्रकार की होती है दोस्तों। अब इसमें जो 7 प्रकार की होती है दोस्तों, ये 7 प्रकार की कौन कौन सी रहेगी, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो पहला अपन जिसे अपन विभेदीकरण योग्यता के नाम से जानते हैं, जिसे अपन डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। दूसरा अपने आती है वो ओरिएंटेशन एबिलिटी, जिसे अपन उन्मुखीकरण के नाम से जानते हैं। तीसरी अपनी आती है वो कपलिंग एबिलिटी, युग्मन योग्यता। और चौथी प्रतिक्रिया योग्यता यानी रिएक्शन एबिलिटी के नाम से आती है। और अगली जो अपनी यहाँ पे लयात्मक योग्यता आती है, यानी लयात्मक योग्यता रिदमिक। और लास्ट अनुकूलन एडेप्टेशन। और एक इसमें जो आती है वो संतुलन योग्यता भी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे संतुलन योग्यता। इस प्रकार ये 7 रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना, बास्केटबॉल खिलाड़ी का बंद आंखों से ड्रिबल करना कौन सी योग्यता है। दोस्तों जो समन्वय योग्यता है ये 7 प्रकार की होती है, उनमें से जो उदाहरण पूछा गया है कि बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी है ये अपनी आंखों को बंद करके ड्रिबल करता है बॉल को, तो ये कौन सी योग्यता रहेगी दोस्तों। तो प्रतिक्रिया योग्यता, विभेदन योग्यता, युग्मन योग्यता या अनुकूलन योग्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 13 का विभेदन योग्यता दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे विभेदन योग्यता क्यों रहेगी दोस्तों कि वो आंखें बंद करके ड्रिबल कर रहा है, यानी दूसरों से वो अलग करने की कोशिश कर रहा है। ड्रिबल कोई भी कर सकता है ड्रिबल, लेकिन वो आंखें बंद करके ड्रिबल कर रहा है तो वो सबसे अलग कर रहा है, विभेदन कर रहा है, यानी उसे अपन डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अपना जो नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर आता है वो आएगा प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से समन्वय योग्यता को सबसे अधिक किसके द्वारा विकसित किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है ये चपलता बोलते हैं अपन उसको, इसमें सबसे अधिक किसके द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है, यानी शरीर में कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को किसके द्वारा अपन डेवलप कर सकते हैं, ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशी हाइपरट्रोफी यानी मसल्स हाइपरट्रोफी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या फिर उपरोक्त सभी किसके द्वारा समन्वय योग्यता को विकसित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का वो रहने वाला है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसके द्वारा यानी समन्वय मांसपेशीय समन्वय योग्यता के द्वारा अपन समन्वय योग्यता को विकसित कर सकते हैं दोस्तों।
अब इसमें जो अपने को यहाँ पे फैक्ट के रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों, वो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि समन्वय योग्यता मुख्यतः गामक नियंत्रण, समन्वय योग्यता हुआ है जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, ये गामक नियंत्रण यानी मोटर एबिलिटी और CNS इस पर नियंत्रण, CNS के नियंत्रण पर प्रक्रिया पर आधारित होती है। यहाँ पे दोस्तों जो समन्वय योग्यता होती है ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये एक तो गामक योग्यता के नियंत्रण यानी जितने भी 5 मोटर कंपोनेंट्स होती है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इनके नियंत्रण पर, और दूसरी CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके नियंत्रण पर अगर सही नियंत्रण है तो वो अपनी समन्वय योग्यता बिल्कुल सही रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा अपना 15। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद भी आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्रिकेट में कैच के दौरान फील्डर की स्थिति किस योग्यता से जुड़ी हुई है। दोस्तों क्रिकेट में कैच के दौरान की बात पूछी गई है कि कैच के दौरान फील्डर की जो स्थिति होती है वो किस योग्यता से जुड़ी हुई होती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता, युग्मन योग्यता या निर्धारण योग्यता। अब दोस्तों मैं इसमें आपको बताऊं कि जो खिलाड़ी होता है, मान लो गेंद हवा में है अपनी और खिलाड़ी नीचे है इसके नीचे, अब जो खिलाड़ी ऊपर देख के इसको कोशिश कर रहा है गेंद को हवा में कैच करने की, इस स्थिति में वो गेंद का जो किस प्रकार जजमेंट कर रहा है, ये कौन सी एबिलिटी या कौन सी योग्यता के अनुसार काम कर रहा है, तो यह समन्वय योग्यता का प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर, प्रश्न नंबर 15 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा निर्धारण योग्यता, यानी वो बॉल को निर्धारित करके उसका जजमेंट लेके कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये समन्वय योग्यता का कौन सा भाग रहेगा, निर्धारण योग्यता रहेगी, जिसे अपन इंग्लिश में ओरिएंटेशन एबिलिटी भी बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों, कौन सा समन्वय योग्यताओं के निर्धारण का कारक नहीं है। दोस्तों कौन सा समन्वय योग्यता कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज का निर्धारण कारक नहीं है पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे समन्वय योग्यता के निर्धारण के लिए कौन सा कारक नहीं होता है, यानी समन्वय योग्यता के लिए अपने को कौन सी बातों पे ध्यान देना होता है, तो तकनीक पर, बोध पर, यानी जिसे बोध क्रिया बोध बोलते हैं, अनुभूति पर या फिर स्मृति पर, इनमें से कौन सा नहीं रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों समन्वय योग्यता के लिए अपने तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे टोटल CNS और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से काम होता है समन्वय योग्यता में। तो इसके लिए अपने को क्रियाबोध की जरूरत, अनुभूति और स्मृति यानी चेतना शक्ति के रूप में, इसके लिए अपने को यहाँ पे ये कारकों की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो फैक्ट के रूप में अगर बातें बताई गई है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि समन्वय योग्यता को चपलता या एजिलिटी भी कहा जाता है, जो मैंने पहले भी बता दिया कि समन्वय योग्यता जिसे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी बोलते हैं, इसको चपलता भी बोलते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में एजिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी 1980 के पहले इसको अपन चपलता के रूप में जानते थे और वर्तमान में इसे अपन समन्वय योग्यता के रूप में जानते हैं। चपलता शरीर की स्थिति को तुरंत, यहाँ पे दोस्तों चपलता क्या होती है, तो शरीर की स्थिति को तुरंत ही और स्पष्ट तरीके से बदलने की, यानी देखते ही तुरंत अपन शरीर में मूवमेंट ले ले, वो चपलता कहलाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन गिलेरी का नाम सुना होगा दोस्तों। गिलेरी होती है जो, अब गिलेरी के ऊपर अपन पत्थर मारते हैं, गिलेरी पता ही नहीं चलता किस सेकंड में अपना मूवमेंट अपने चेंज कर लेती है, वो चपलता होती है। इसके अलावा क्रिया के प्रारंभ से अंत तक का समय संचलन समय कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी क्रिया करते हैं उसका प्रारंभ से लेकर जो अंत तक का समय होता है वो कुल टोटल संचलन समय के नाम से जाना जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों, टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। अभी इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और इसको मैं इजी वे में बताऊं, टीम की जो बनाने की रूपरेखा है, इस बनाने की प्लानिंग को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टीम प्रतियोगिता योजना की रूपरेखा, या इसे बनाने की जो फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले टीम का सिलेक्ट किस प्रकार करते हैं, इस पूरी प्लानिंग को अपन क्या कहते हैं, तो प्रश्न नंबर 17 में इसको दोस्तों अपन रणनीति कहते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में इसको स्ट्रेटेजी के रूप में जानते हैं दोस्तों। स्ट्रेटेजी यानी रणनीति के रूप में अपन टीम को सिलेक्शन करते हैं।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी की हाई परफॉर्मेंस के लिए कौन सा पद या कौन सा चरण आवश्यक होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी की उच्च प्रदर्शन हाई परफॉर्मेंस के लिए अपने को यहाँ पे युक्ति, टैक्टिस, व्यूह रचना जिसे अपन स्ट्रेटेजी, और तकनीक जिसे टेक्निक कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी सभी चीज़ों की अपने को एक हाई परफॉर्मेंस खिलाड़ी होता है उसके पास युक्ति यानी टैक्टिक्स भी होती है, व्यू रचना स्ट्रेटेजी भी होती है, और तकनीक भी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके फॉर्मेशन के रूप में अगर मैं आपको बताऊं कि इसके क्या होता है, तो जब तकनीक, सबसे पहले तकनीक होती है किसी भी खेल की मूलभूत जो मांग होती है वो तकनीक कहलाती है। जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करना, गेंद को पकड़ना, हॉकी में ड्रिबल करना, बास्केटबॉल में भी ड्रिबल करना, तो ये तकनीक होती है। जब तकनीक या टेक्निक खिलाड़ी अच्छी तरह करता है तो वो कौशल या स्किल में बदल जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। और जब कौशल पर वो अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रण कर लेता है तो वो कौन सी फेज कहलाएगी, तो वो मास्टरी फेज कहलाती है दोस्तों। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को सीधा सीधा इसका अर्थ निकल के आया कि अपनी मास्टरी फेज भी ये कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तकनीक प्रशिक्षण का कौन सा चरण है। दोस्तों यहाँ पे टेक्निक की भी अपने को यहाँ पे प्रशिक्षण देना है तो वो कौन सा चरण काम आएगा, तकनीक प्रशिक्षण का कौन सा चरण है, ये पूछा गया है। तो स्पष्टीकरण होता है, प्रदर्शन, अभ्यास या उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तकनीक या टेक्निक के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे उपरोक्त सभी काम में आता है। यानी कौन सी अपने को तकनीक का कौन सा विकास करना है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, पर उसका प्रदर्शन और उसका अभ्यास करेंगे तो वो तकनीक यहाँ पे डेवलप हो जाएगी दोस्तों। अब इसमें एक्स्ट्रा में रूप में तो आइडियो मोटर प्रशिक्षण, ये दोस्तों आँखों के द्वारा इशारे किए जाते हैं, उसके आधार पर ही अपने को प्रशिक्षण लिया जाता है कि अपने को मान लो सिग्नल के द्वारा इधर भेजना है, कभी खिलाड़ी को इधर भेजना है, तो ये आइडियो मोटर प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। तो आइडियो मोटर प्रशिक्षण ये मानसिक अभ्यास भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा यहाँ पे आइडियो मोटर प्रशिक्षण, इसे मानसिक अभ्यास भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अपन सिग्नल या इशारे के द्वारा ही अपन यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। और दोस्तों आज की अगर प्रश्न उत्तरी आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला रहेगा अपना 20, कौन सी गामक योग्यता खेल मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वाधिक प्रशिक्षणीय होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी गामक योग्यता, जो गामक योग्यता मैंने आपको बताई कि 5 प्रकार की होती है, उनमें से खेल मनोवैज्ञानिक स्पोर्ट साइकोलॉजी के आधार पर सर्वाधिक प्रशिक्षणीय यानी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग किस में दी जा सकती है और उसमें विकास किया जा सकता है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे 5 प्रकार की मोटर कंपोनेंट्स होती हैं, उनमें से कौन सी मोटर कंपोनेंट्स है जो उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देकर उसको डेवलप या विकसित किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सहनशीलता, जिसे अपन इंग्लिश में एंडोरेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। वो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देकर विकसित की जा सकती है खिलाड़ी के अंदर। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे कम प्रशिक्षण कौन सी होती है, तो सबसे कम प्रशिक्षण के रूप में अगर अपन देखें तो वो रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे गामक योग्यता के रूप में वो चाल या गति रहेगी दोस्तों। यानी गति या चाल को सबसे कम प्रशिक्षण रहेगा दोस्तों। इसे अपन ज़्यादातर विकसित नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, मात्र इसमें 10% से ज़्यादा इसमें अपने को अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रशिक्षण होती है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सहनशीलता। इसके अलावा दोस्तों समन्वय योग्यता, जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है, वो गामक योग्यता ना होकर गामक कौशल होती है दोस्तों। यानी गामक योग्यता नहीं होती है, समन्वय योग्यता जो मोटर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है वो समन्वय योग्यता ही गामक योग्यता नहीं होती है, वो एक गामक कौशल होती है, ये पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। और दोस्तों अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो परिभाषाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, और 1 या 2 डेफिनेशन आपको सीधी पेपर में देखने को भी मिलेगी। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम
अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात यह रहेगी कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम शारीरिक गतिविधियाँ हो जिनका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू पर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और विकास पर पड़े। ये परिभाषा किसने दी है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों एक या दो परिभाषा सीधी सीधी आपको पेपर में पूछी जाएगी और वो लगभग इसी प्रश्नोत्तरी से आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का माध्यम शारीरिक गतिविधियाँ हो एवं जिनका प्रभाव जीवन के प्रत्येक पहलू और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास पर पड़े। यह परिभाषा किसने दी है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे H.C. बक, जिसे अपन हैरी क्रो बक के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा हैरी क्रो बक के द्वारा दी गई है दोस्तों। और हैरी क्रो बक को अपन क्या कहते हैं, तो दोस्तों हैरी क्रो बक को अपन भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा अगला प्रश्न। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब इसमें शॉर्ट एंड की वर्ड के रूप में मैं अगर आपको बताऊं तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा की वह अवस्था जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास, होल डेवलपमेंट किया जाता है, पूर्ण विकास किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पे थॉमसन, आर कैसिडी, A.R. वेमेन और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अपने को यहाँ पे प्रश्न उत्तर में से इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों A.R. वेमेन। इसने ये परिभाषा दी है कि व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 रहेगा। प्रश्न नंबर 23, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। ये परिभाषा किसने दी है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। यह परिभाषा किसने दी है, ये पूछा गया है। तो H.C. बक, ओब्रिटूफर, शर्मन या फिर आफर। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है ओब्रिटूफर ने ये परिभाषा दी है। अब दोस्तों इसमें आपको ध्यान देने की बात रहेगी कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। ये आपको कीवर्ड के रूप में याद रखना है कि उन सामूहिक परिभाषा में ये शब्द आपको देखने को मिले कि उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। तो ये सीधा सीधा ओब्रिटूफर के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। शारीरिक शिक्षा शिक्षा की अवस्था जो बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से संपादित की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा की अवस्था है, वह शिक्षा की अवस्था है जो बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से संपादित की जाती है। ये परिभाषा किसने दी है। अब दोस्तों इसमें जो आपको कीवर्ड के रूप में याद रखना है वो रखना है बड़ी मांसपेशियों यानी बिग मसल्स के माध्यम से जो दी गई है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपको J.B. नेस यानी बड़ी मांसपेशी वो J.B. नेस रहेगी दोस्तों। यहाँ J.B. फॉर बड़ी, यहाँ पे बड़ी मांसपेशियाँ, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का योग है। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का योग है जिनका चयन परिणाम प्राप्त करने के हिसाब से किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं का योग है जिनका चयन परिणाम प्राप्त करने के हिसाब से चयन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे J.F. विलियम्स के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं का योग है और उनका चयन परिणाम के हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूर्ण व्यक्ति का शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करना होता है। यहाँ पे दोस्तों ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, ये पूछा गया है।
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक पूर्ण रूप से व्यक्ति का शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करना है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 का चार्ल्स बूचर इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। चार्ल्स बूचर ने ये परिभाषा दी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, शिक्षा का वह पहलू जिसका संबंध विस्फोटक पेशी क्रियाओं, अब यहाँ पे ध्यान देने की ये परिभाषा रहेगी दोस्तों किसकी रहने वाली है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि शिक्षा का वह पहलू जिसका संबंध विस्फोटक पेशी क्रियाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्ति की इन क्रियाओं से परिवर्तन से संबंधित रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक शिक्षा का वह पहलू जिसका संबंध विस्फोटक पेशी क्रियाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्ति में इन क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन से है। यह परिभाषा किसने दी है? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निक्सन एंड क्रोजन के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, शारीरिक क्रियाओं पे केंद्रित जो परिवर्तन अनुभव के द्वारा मानव में आते हैं शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसने दी है दोस्तों? कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा यानी शारीरिक क्रियाओं पे केंद्रित परिवर्तन अनुभव के द्वारा मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसने दी है? तो आफर, ओवरिटूफर, थॉमसन, आर कैसिडी, इनमें से किसने ये परिभाषा दी है कि शारीरिक क्रियाओं पे केंद्रित जो परिवर्तन मानव में अनुभव के द्वारा आते हैं वह शारीरिक शिक्षा है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है आर कैसिडी। ये अपने को ध्यान रखना है, आर कैसिडी के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। और दोस्तों, जितनी भी अपन परिभाषा देख रहे हैं शारीरिक शिक्षा के अर्थ से रिलेटेड परिभाषाएं, और इनमें से एक या दो परिभाषा आपको सीधी सीधी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट 29 प्रश्न देखें दोस्तों, शरीर द्वारा शरीर के लिए शिक्षा, यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों, शरीर के द्वारा शरीर के लिए शिक्षा, ये परिभाषा किसने दी, ये पूछा गया है। जेपी थॉमस, चार्ल्स बूचर, जेबी नेस या फिर निक्सन एंड क्रोजन, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा ये परिभाषा अपने को दी गई है कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए शिक्षा शारीरिक शिक्षा होती है? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेपी थॉमस के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, यानी शरीर के लिए शरीर की शिक्षा, शरीर द्वारा शरीर के लिए शिक्षा होती है वो ही शारीरिक शिक्षा है। ये अर्थ जेपी थॉमस के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य में व्यवहार परिवर्तन की क्रिया शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसने दी है? कि दोस्तों, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेपी थॉमस, जे आर शर्मन, जे एफ विलियम्स या फिर आफर के अनुसार? तो दोस्तों चलिए, प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य में व्यवहार परिवर्तन की जो क्रिया होती है वही शारीरिक शिक्षा है। ये देने वाला रहेगा दोस्तों जे आर शर्मन। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, कुछ चुनी हुई क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि, विकास और व्यवहार में परिवर्तन शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? कि कुछ चुनी हुई क्रियाओं के माध्यम से यानी सम ऑफ एक्टिविटीज़, कुछ चुनी हुई क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि, विकास और व्यवहार में जो परिवर्तन है वही शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आफर, चार्ल्स बूचर, निक्सन एंड क्रोजन और जे एफ विलियम्स। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कुछ चुनी हुई क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के वृद्धि, विकास और व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही शारीरिक शिक्षा है। ये कहने वाला अमेरिका की संस्था आफर रहेगी दोस्तों, जिसे अपन अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नाम से यहाँ पे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों,
शारीरिक शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को पूर्णता प्रदान करता है। यही शारीरिक शिक्षा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा इनकी पूर्णता प्रदान करना ही शारीरिक शिक्षा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा की पूर्णता प्रदान करना, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अगर पूर्णता प्रदान होती है तो वही शारीरिक शिक्षा रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से खेल प्रशिक्षण की विधियाँ कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियाँ कौन सी है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आपको इस फैक्ट में आपको सीधा सीधा 1% 100% देखने को मिलेगा कि खेल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से संबंधित जो विधियाँ होती है वहाँ से आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो खेल प्रशिक्षण की विधियाँ कौन सी है? लगातार विधि यानी कंटिन्यूस मेथड, फार्टलेग विधि, या फिर अंतराल जिसे अपन इंटरवल मेथड, या फिर उपरोक्त सभी। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 33 और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियाँ रहेगी वो उपरोक्त सभी विधियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी लगातार विधि, कंटिन्यूस मेथड, फार्टलेग मेथड और इंटरवल मेथड ये भी प्रशिक्षण की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियाँ रहेंगी। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में मैं आपको बताऊँ तो इनसे खोजकर्ता, इनकी संबंधित खोजकर्ता यानी ये वीडियो के जो देने वाले हैं ये खोजकर्ता यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो अपने को यहाँ पे खोजकर्ता याद रखने हैं, प्रत्येक विधि के खोजकर्ता वो यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो खोजकर्ता है वो प्रत्येक विधि के खोजकर्ता मैं आपको बता दूँ दोस्तों, वो आपको ध्यान देने की बात रहेगी कि विभिन्न विधियों के खोजकर्ता जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की विधियाँ हैं इनके खोजकर्ता, पहली विधि कौन सी है? सर्किट ट्रेनिंग। इस सर्किट ट्रेनिंग के खोजकर्ता वो रहने वाले हैं मॉर्गन और एडम्सन, ये भी अपने को ध्यान देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी दूसरी ट्रेनिंग की विधि है खेल ट्रेनिंग की विधि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसके खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे फ्रेडरिक लुडविग जॉन। अंतराल विधि जिसे अपन इंटरवल मेथड बोलते हैं इसके खोजकर्ता ग्रेसलर और हैंस रेंडाल रहेंगे दोस्तों। प्लायोमेट्रिक विधि इसके खोजकर्ता रहेंगे दोस्तों वो माइकल येसिस रहेंगे, ये भी अपने को ध्यान देना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी प्रतिरोध विधि है, इसके खोजकर्ता हिपोक्रेटस और गैलन रहेंगे। असेंट्रिक ट्रेनिंग है दोस्तों, इसके खोजकर्ता एडलिंग एजुम्पसन रहेगा। प्रेशर ट्रेनिंग इसके खोजकर्ता विंटर बॉटम रहेगा दोस्तों। और एथलेटिक ट्रेनिंग, इस एथलेटिक ट्रेनिंग के खोजकर्ता जेम्स रॉबिन्सन रहेगा दोस्तों। और फार्टलेग विधि के खोजकर्ता गोस्टा होल्मर और ओ एस्ट्रोनॉट रहेगा दोस्तों। और लास्ट विधि लगातार जिसे कंटिन्यूस मेथड बोलते हैं इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट वेन ओकन रहेगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी आपके लिए कि यहाँ से सीधा सीधा आपको 1% देखने को मिलेगा। तो आप इन विधियों के खोजकर्ता आप जरूर, खेल प्रशिक्षण की जितनी विधियाँ हैं इनके आप खोजकर्ता भी आप जरूर याद कर ले। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 रहेगा, प्रतिरोध से निपटने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध कोई भी हो सकता है, कोई बाहर हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, किसी भी चीज़ से निपटने की क्षमता होती है, वो निपटने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे लचीलापन, स्ट्रेंथ शक्ति, एंडोरेंस सहनशीलता, स्पीड गति, इनमें से कौन सी रहेगी जो प्रतिरोध से निपटने की क्षमता कहलाती है? अब दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है? तो कोई भी हो सकता है, मान लो कोई भारी वस्तु है, कोई गाड़ी है, कोई दीवार है, तो ये अपने लिए प्रतिरोध होता है। तो इनको निपटने की मतलब यहाँ से इनको धक्का मारने की या इनकी हटाने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? तो प्रतिरोध से निपटने की क्षमता होती है वो दोस्तों स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसे अपन शक्ति के रूप में जानते हैं दोस्तों, स्ट्रेंथ कहलाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। अब नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा अगला प्रश्न अपना, शक्ति किन दो गामक योग्यताओं का मिश्रण है? यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ किन दो गामक योग्यताओं का मिश्रण है ये पूछा गया है। तो शक्ति और लचीलापन, सहनशीलता और गति, समन्वय योग्यता और गति, शक्ति और सहनशीलता, इनमें से कौन सी दो गामक योग्यताओं का मिश्रण स्ट्रेंथ या शक्ति कहलाती है दोस्तों?
ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सहनशीलता और गति यानी एंडोरेंस और स्पीड का मिश्रण, ये शक्ति कहलाती है दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। अब दोस्तों इसमें अगर मैं नेक्स्ट और अगला प्रश्न बताऊँ आपको, तो प्रश्न नंबर 36 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा आपके लिए। शक्ति कितने प्रकार की होती है दोस्तों, स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती है, ये आपको पूछा गया है। अब दोस्तों स्ट्रेंथ कितने प्रकार की रहेगी, तो 8, 4, 3, 2 इनमें से कौन सा इसका सही आंसर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 3 प्रकार की होती है। स्ट्रेंथ दोस्तों 3 प्रकार की रहेगी। अब 3 प्रकार स्ट्रेंथ के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार के इसके कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर तो निकल के आ गया दोस्तों, शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3। अब उसमें से जो पहली होती है उसे अपन अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार विस्फोटक शक्ति जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और तीसरा प्रकार शक्ति सहनशीलता जिसे अपन स्ट्रेंथ एंडोरेंस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों जो दूसरी प्रकार की शक्ति होती है विस्फोटक शक्ति, वो 3 प्रकार की रहेगी दोस्तों। उसमें एक स्टार्ट स्ट्रेंथ, दूसरी स्ट्रेंथ स्पीड और तीसरी स्पीड स्ट्रेंथ, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की रहेगा। और शक्ति सहनशीलता जो कि शक्ति का तीसरा प्रकार है, ये भी 3 प्रकार की होती है, एक स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक और तीसरी रिलेटिव होती है दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना 37, EOPC के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों EOPC के रूप में किसे जाना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है कि EOPC के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑक्सीजन कर्ज यानी ऑक्सीजन डेप्थ, सेकेंड विंड, प्राथमिक चिकित्सा या फिर उपरोक्त सभी। अब दोस्तों EOPC के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज जिसे अपन ऑक्सीजन डेप्थ के रूप में जानते हैं, वो EOPC के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों इसमें अगर अपन इसके फैक्ट के रूप में अगर और देखें तो इसका सही आंसर तो क्या निकल के आ गया वो अपने को मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो इसका सही आंसर तो अपने यहाँ पे निकल के आ गया, EOPC के रूप में अपन ऑक्सीजन कर्ज को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कर्ज सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, तो वो A.V. हिल ने दिया दोस्तों, जिसे अपन आर्चिबाल्ड विवियन हिल के नाम से जानते हैं। इसने 1922 में इस शब्द का सबसे पहले यानी ऑक्सीजन कर्ज शब्द का सबसे पहले प्रयोग वो किसने किया था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग वो A.V. हिल जिसे अपन आर्चिबाल्ड विवियन हिल 1922 में किया गया था। अब EOPC इसका अपन फुल फॉर्म के रूप में देखें कि EOPC होती क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म के रूप में अपन देखें तो इसे एक्सचेंज पोस्ट एक्सटाइन ऑक्सीजन कंडक्शन के रूप में जानते हैं दोस्तों। EOPC इसकी फुल फॉर्म वो अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, जिसे अपन एक्सचेंज पोस्ट एक्साइन ऑक्सीजन कंडक्शन के रूप में इसे अपन जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखे दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 38 रहेगा, रिसेप्टर्स जो जोड़ों में होते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों। जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर जो जोड़ों में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों। जो अब मैं आपको रिसेप्टर्स के रूप में बताऊं दोस्तों क्या होते हैं, तो अपने जो बाहर से अंगों की संवेदना ग्रहण करते हैं, फिर वो मस्तिष्क से वापस लेकर जाते हैं, तो कुछ बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, कुछ आंतरिक संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, तो ये पूरे रिसेप्टर्स के रूप में होते हैं, तो इन्हें अपन रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो रिसेप्टर जो जोड़ों में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं ये पूछा गया है, तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स, प्रोप्रियोसेप्टर्स, निसोसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो जोड़ों में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें अपन प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोप्रियोसेप्टर्स के रूप में जानते हैं दोस्तों। यानी जोड़ों से जो शरीर में जितने भी जोड़ होते हैं उन जोड़ों से जो संवेदनाएं अपन ग्रहण करते हैं उन संवेदनाओं को अपन प्रोप्रियोसेप्टर्स के रूप में जानते हैं दोस्तों। अब इसमें एक्स्ट्रा रूप में अगर मैं दोस्तों आपको और भी बातें बताऊं तो इसका सही आंसर तो अपन ने यहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टर्स के रूप में देख लिया, लेकिन
नोसिसेप्टर्स, ये नोसिसेप्टर्स क्या करते हैं, तो ये अधिकतर हानिकारक उद्दीपक ग्रहण करते हैं, यानी शरीर में गलत संदेश लाने का कार्य वो नोसिसेप्टर्स करते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। इसके अलावा एक्सटेरोसेप्टर्स, ये बाह्य संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, जो बाहर से संवेदनाएं, जैसे मान लो अपनी यहाँ पे कोई अपनी त्वचा की अपन कोई बर्फ़ लगाता है तो अपने को पता लगता है तुरंत कि कोई ठंडी चीज़ अपने लगा रहा है, तो ये संवेदनाएं ग्रहण करके कौन लेकर आया है, तो वो एक्सट्रोसेप्टर्स लेकर आया है। इनके अलावा इंट्रोसेप्टर्स आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। आंतरिक उद्दीपन मतलब कि जो अपने बर्फ़ लगी है इसको अपन की सूचना मस्तिष्क तक लेके गया, वो एक्सट्रोसेप्टर्स के रूप में गया, लेकिन मस्तिष्क से तुरंत अपने सूचना वापस लेकर आ रहा है कि इनको अपने को हटाना चाहिए, तो वो इंट्रोसेप्टर्स के रूप में काम करेगा दोस्तों। इसे अपन तंत्रिका तंत्र के रूप में देखें तो इसे अपन संवेदी और गामक के संवेदी तंत्रिका और गामक यानी सेंसरी और मोटर नर्व के रूप में अपन जानते हैं। संवेदी और प्रेरक के रूप में भी अपन इसे के बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 रहेगा अपना अगला प्रश्न। काइनेस्थेटिक सेंस के अंतर्गत प्रोप्रियोसेप्शंस मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों काइनेस्थेटिक सेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है, और इसके अंतर्गत प्रोप्रियोसेप्शंस मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे पहले इसके डेफिनेशन के रूप में बताऊँ तो काइनेस्थेटिक सेंस किसे कहते हैं, तो ये एक प्रकार की आंतरिक सोचने और दिमाग की शक्ति है। मान लो हवा में गेंद है और अपन उसके पीछे भग रहे हैं और बिना देखे ज़मीन पे बिना देखे और अपने को बिना पता कि ये गेंद अपने कैच आएगी या नहीं आएगी, फिर भी अपन उसके बिल्कुल फिक्स में डायर लगा के उसको कैच कर लेते हैं। तो ये जो कैच करने की जो अपने सेंस पैदा हुआ इसे अपन काइनेस्थेटिक सेंस कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में क्रियाबोध के रूप में जानते हैं। अब यह क्रियाबोध अपने कहाँ पैदा होती है, प्रोप्रियोसेप्शंस के रूप में होती है शरीर में, और प्रोप्रियोसेप्शन शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो मांसपेशियों में पाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो मांसपेशियों में प्रोप्रियोसेप्शंस काइनेस्थेटिक सेंस के रूप में या क्रियाबोध के रूप में पाया जाता है। अब दोस्तों इसमें जो मैं एक्स्ट्रा रूप में और आपके बातें बताऊँ तो इंट्रोसेप्शंस जिसे अपन क्रियाबोध बोलते हैं इसका संबंध क्रियाबोध से है। इंट्रोसेप्शंस ये दोस्तों क्रियाबोध से संबंधित होता है। इंट्रोसेप्शंस ये क्रियाबोध से संबंधित रहेगा दोस्तों, यानी अपन सोच विचार के जो दिमाग से काम में लेते हैं बिना देखे वो क्रियाबोध इंट्रोसेप्शन होता है। गतिविधि के दौरान शरीर संचालन क्रियाबोध होता है। दोस्तों गतिविधि के दौरान जो शरीर का संचालन होता है वो क्रियाबोध के द्वारा यानी प्रोप्रियोसेप्शंस या काइनेस्थेटिक सेंस के द्वारा होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा शारीरिक शिक्षा का कौन से उद्देश्य जेबी नेस ने बताए हैं। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य जेबी नेस के द्वारा बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति या बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। लेकिन यहाँ पे जेबी नेस के द्वारा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य या उद्देश्य कौन से बताए गए हैं, तो यहाँ पे शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तंत्र का विकास, प्रतिपादनात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जेबी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य वो सभी यानी उपरोक्त सभी तीनों उद्देश्य वो जेबी नेस के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट और अगला इसके फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों तो इसके फैक्ट के रूप में अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों वो देखें कि फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक चार्ल्स ए बूचर की रहेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगला जो फैक्ट है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का या बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रश्न है और इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी वो जेबी नेस के द्वारा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा में है। एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा में क्या है ये पूछा गया है कि बालक का जो संपूर्ण विकास होता है वो शारीरिक शिक्षा में है, मतलब क्या है ये पूछा गया है। एक नीति है, एक लक्ष्य है, एक योजना है या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक बालक का संपूर्ण विकास शारीरिक शिक्षा में क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एक लक्ष्य है। यानी
बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक शिक्षा का क्या होता है, तो वो लक्ष्य होता है, ये पूछा गया है। अब दोस्तों इसमें जो फैक्ट के रूप में अगर मैं आपको बताऊं कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत सबसे पहले वो दिया गया था, वो गेलन के द्वारा दिया गया था, ये भी यहाँ निर्धारित किए गए थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत सबसे पहली बार वो गेलन के द्वारा ही निर्धारित किए गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 42 रहेगा दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 42 देंगे दोस्तों। विश्व बैडमिंटनशिप यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार 2022 में पुरुष युगल में कांस्य पदक कौन सी जोड़ी ने जीता है, ये पूछा गया है। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार 2022 में पुरुष युगल में भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। कौन सी भारतीय जोड़ी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों इसका बताऊं मैं आपको तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। और इस चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार कांस्य पदक कौन सी भारतीय जोड़ी ने जीता है, तो वो सही रहेगा आंसर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष युगल में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 42 अपन ने यहाँ पे एनालिसिस कर लिए हैं और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जल्द ही दोस्तों आपको 500 से 1000 प्रश्नों की PDF वो मिलने वाली है, लगभग इस पे काम कंप्लीट होने की कगार पे है। और आप आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे, लाइक करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और अगली एक इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।